अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कल एक वीडियो मंजर आम पर आई और हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से नई बहस छिड़ गई। जोर दिया गया कि सेनेट इंतखाबात इसलिए ओपन बैलेट के जरिए होने चाहिए क्योंकि वोट्स बिकते हैं, जबकि आज ये उम्मीद की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी ओपन बैलेट के हवाले से सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देगी, मगर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से कोई राय नहीं दी है और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। और कल इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक अपने शेड्यूल का ऐलान करने जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, मगर कल सामने आने वाली वीडियो पर अब तक तनाज़ा बरकरार है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के कुछ मेंबरान सूबाई असेंबली 2018 के सेनेट इंतखाबात से पहले पैसे लेते हुए दिखाई दिए। हुकूमत ने फौरी तौर पर इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल देते हुए उसे अपने बयानिए की जीत करार दिया। साथ कहा गया कि अदालत के सामने सबूत रखे जाएंगे, मगर हमने अपने प्रोग्राम में यह सवाल उठाया कि अगर ये वीडियो वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मौजूद थी तो ये सुप्रीम कोर्ट की समाअत से एक दिन पहले क्यों मंजर आम पर आई, और अगर ये वीडियो वज़ीर आज़म इमरान खान के पास 2018 से मौजूद थी तो वीडियो में पैसे लेने वाले एक MP सुल्तान मोहम्मद क्यों 2.5 साल तक खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून के ओहदे पर फाइज रहे। कौमी वतन पार्टी छोड़कर क्यों तहरीक इंसाफ ने इस वीडियो के होने के बावजूद उन्हें अपनी पार्टी में लिया, और अगर वीडियो वज़ीर आज़म इमरान खान के पास मौजूद थी तो उन्होंने पैसे लेने वालों का एहतसाब क्यों नहीं किया, जैसा कि उन्होंने उस वक्त पैसे लेने वालों को पार्टी से निकालते हुए दावा किया था। मगर आज वज़ीर आज़म ने वीडियो उनके पास होने की तरदीद करती है और वाज़ेह किया है कि अगर वीडियो पहले से उनके पास मौजूद होती तो वो अदालत में पेश कर देते। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे उन्होंने दो ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही ख़त्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। सवाल ये नहीं है, फिर से मैं कहता हूँ। वज़ीर आज़म आज ये कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो मौजूद नहीं थी, मगर 2018 में जब तहरीक इंसाफ ने 20 MPs को पैसे लेने और वोट बेचने के इल्ज़ाम में पार्टी से निकाला और MPs ने कहा कि हमने पैसे नहीं लिए हैं, तो वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर जवाब दिया कि हमें पता पहले चल गया था, लेकिन जब तक एक एक नाम की तस्दीक नहीं की, ऐलान नहीं किया। किसी को शक है तो आएँ, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो मौजूद है। 30 पार्लियामेंटेरियंस को हमने निकाला है, और मैं वो पार्लियामेंटेरियंस अगर आप ये देख रहे हो जिनको मैंने निकाला है, मेरा एक छोटा सा पैगाम है आपके लिए। कईयों ने कुरान पे हाथ रख लिया है, कई कहते हैं जी हमने हमारा पर गलत हो गया, हमें पता तो पहले चल गया था, लेकिन जब तक मैंने ये नहीं पता चलवाया कि एक एक नाम ने वाकई पैसे लिए, मैंने अनाउंस नहीं किया। आप में से अगर किसी को शक है, हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है, आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। मगर आज खुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो मौजूद नहीं थी, अगर होती तो अपने साबिक अराकीन के खिलाफ उसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर देते। लेकिन आज ही वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना था कि वीडियो 2018 में मौजूद थी, मगर उस वक्त ये एक फुटेज की सूरत में थी और उसमें सिर्फ तहरीक इंसाफ के अराकीन थे, दीगर जमातों के अराकीन नहीं थे। 2018 में जब ये वीडियो हमारे पास आई थी ना, वो फुटेज में थी, वो इस तरह नहीं थी जिस तरह से अभी दिखाई हुई है। मतलब वो बहुत ही ज्यादा उसमें जो था वो सिर्फ नोट थे, और वो PTI के जो उस वक्त के MPs थे उनको दिखाया जा रहा था, वो था। और उस फुटेज में ये जो अपने कौमी वतन पार्टी के जो लोग हैं सुल्तान वगैरह, वो उस फुटेज में शामिल नहीं थे। जो 20 लोगों को PTI से निकाला गया था, तो वो इसी वीडियो के तनाजुर में थे, ये कैसे पता चला था कि इन लोग ये तमाम 30 लोग हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं? सर नहीं, यही इसी वीडियो के तनाजुर में ही था, और ये आया था कि ये लोग जो हैं उन्होंने ये पैसे दिए हैं, और उनके नाम और तस्वीरें जो हैं वो भी थी। मगर वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो नहीं थी, अगर होती तो अपने साबिक अराकीन के खिलाफ उसे अदालत में पेश कर देते। जिस फुटेज का फवाद चौधरी जिक्र कर रहे हैं वो कहाँ है, वो क्यों नहीं अदालत में पेश की गई और अवाम के सामने रखी गई? क्योंकि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि इस तनाजुर में ही तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पार्टी से निकाला गया और उसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पैसे
मौजूद थे, कौमी वतन पार्टी के रहनुमा नहीं थे। दूसरी तरफ कल सामने आने वाली वीडियो में पीटीआई के साबिक रुकन उबैदुल्ला मयार भी पैसे लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वीडियो में पैसे लेने की तस्दीक भी कर दी, मगर इल्ज़ाम उस वक्त की सूबाई हुकूमत पर लगाते हुए कहा कि उन्हें पैसे तहरीक इंसाफ के नामजद सेनेटर्स ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक के जरिए स्पीकर हाउस में दिए, जिस पर आज वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने रद्दअमल देते हुए कहा कि उन्होंने पैसे नहीं दिए और जहां पैसे दिए गए वो स्पीकर हाउस नहीं है बल्कि इस्लामाबाद का एक घर। ये बड़े मज़े की बात है कि वोट भी हमारे बिके, 17 वोट हमारे बिके, हमने उनको पार्टी से निकाला और उबैदुल्ला मयार कहता है कि हमने उसको पैसे दिए। तो अगर मैं उनको पैसे देता तो वोट कहीं और कैसे दे? मैंने कभी नहीं कहा, ना मैं कहूँगा, क्योंकि हमारे अपने पीटीआई के वोटर्स थे। तो मैंने कभी नहीं कहा ये वोट जहाँ बिके, ना वो स्पीकर हाउस है, टोटल झूठ है। इस्लामाबाद में घर है, जब चाहे हम आपको बता देंगे। मैं बिल्कुल मौजूद नहीं था वहाँ। उनका पार्लिमानी लीडर मोहम्मद अली MPA, वो मोहम्मद अली शाह वहाँ मौजूद थे, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे और उनके थ्रू सारा मामला हुआ था। कल की वीडियो सामने आने के बाद जहां परवेज़ खटक पर इल्ज़ामात लगाए गए तो वहीं उबैदुल्ला मयार ने दावा किया था कि उन्होंने पैसे स्पीकर हाउस में लिए और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असद कैसर थे, जो इस वक्त कौमी असम्बली के स्पीकर हैं। आज उन्होंने भी इस इल्ज़ाम पर रद्दअमल देते हुए अपने ट्वीट में कहा कि वीडियो में दिखाई जाने वाली जगह स्पीकर हाउस पेशावर है और ना ही मेरा इस मामले से कोई लेना देना है। 2018 में चेयरमैन इमरान खान ने बताया कि इस तरह का लेन देन हुआ है और सारी पार्टी का फैसला था कि इन मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस तरह के बयानात सिर्फ मामले से तवज्जो हटाने की भूंडी कोशिश है। अब वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है कि वीडियो की टाइमिंग पर नहीं बल्कि वोट बिकने पर सवाल होना चाहिए। और आज वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर सीक्रेट बैलेट हुआ तो अपोजिशन रोएगी। मैं तो 5 साल से लगा हुआ ओपन बैलेट की। मैं तो जब ये नून लीग ने कहा कि ओपन बैलेट होनी चाहिए, मैंने तो तब तायद की इनकी। तो ये तो अब से नहीं मैं कह रहा। ये जो कहना कि हमारे मेंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये याद रखें गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान है। हमारे लिए अपनी जितने हमारी सीटें हैं उनसे ज़्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। इसलिए तो गवर्नमेंट में आके कोई बदलता नहीं है। बाहर कहता है, गवर्नमेंट में आके नहीं करते। हम गवर्नमेंट में बैठ के कह रहे हैं कि ये ओपन बैलेट होनी चाहिए, जबकि मैं आज आपको कह रहा हूँ कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज़्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स। ये लोग रोएंगे, अभी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। हम एक मुल्क में चेंज लेके आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पुरएतमाद हैं कि अगर सीक्रेट बैलेट भी हुआ तो तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्तों से ज़्यादा नशिस्तें ले जाएगी और फिर अपोजिशन रोएगी। मगर सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए होंगे या सीक्रेट बैलेट के जरिए, इस हवाले से अब तक इबहम बरकरार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत में भी अपनी राय नहीं दी है और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर आज समाअत की और समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि ये बात हो रही है कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से होंगे तो चेयरमैन सेनेट के भी ऐसे ही हों। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। अगर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ओपन बैलेट से कराना हो तो आइनी तरमीम दरकार होगी। भारत में चेयरमैन सेनेट, नायब सदर और उसका इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सवाल किया कि लोग पार्टी को वोट देते हैं या उसके मंशूर को, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ज़्यादातर लोग लीडर्स की तिल्स्माती शख्सियत को वोट देते हैं। उसूली तौर पर पार्टी और मंशूर दोनों को वोट मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि तहरीक इंसाफ के साथ तिल्स्मी चीज़ क्या है? क्या बेहतरीन शख्सियत और खुश लिबासी पर लोगों ने वोट दे दिया? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि वोट पार्टी को दिया जाता है, ना कि इनफरादी उम्मीदवार को। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंदिरा गांधी ने आइन तोड़ा तो लोगों ने उसे मुस्तरद कर दिया। लोग इंतखाबात में पूछते हैं कितने वादे पूरे किए। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि पार्टी मंशूर शाया करना कानूनी तौर पर ज़रूरी भी है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि आप भारतीय फैसलों का हवाला दे रहे हैं, भारतीय आइन में खुफिया वोटिंग का आर्टिकल 226 नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि भारतीय आइन में हर इलेक्शन के लिए खुफिया होने या ना होने का अलग से जिक्र है। आर्टिकल 226 में तमाम इंतखाबात खुफिया वोटिंग से होने का जिक्र नहीं। आर्टिकल 226 के मुताबिक आइन के तहत होने वाले इलेक्शन खुफिया होंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि क्या आइन बनाने वालों को सेनेट इलेक्शन का मालूम नहीं था? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वोटिंग की फरोख्त आज से पहले नहीं थी। 1973 में मालूम भी नहीं होगा कि लोग नोटों के बैग भरकर लाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सूरत हाल इतनी भी सादा नहीं है जितनी आप कह रहे हैं। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि जमहूरियत बरकरार रहती तो शायद सियासत में यूं पैसा ना चलता। क्या पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला बददियानत होता है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बददियानत नहीं होता। ताहम पार्टी के खिलाफ वोट देना है तो खुले आम दें।
समाअत के आखिर में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं कल दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, जिसके बाद अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी और कल इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक अपने शेड्यूल का ऐलान करने जा रहा है। क्या कल सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे देगी, ये देखना अहम होगा। मगर वज़ीर आज़म के इस बयान पर कि सीक्रेट बैलेट हुआ तो तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्तों से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी, जिस पर अपोजिशन रोएगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल साहब मौजूद है। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, वज़ीर आज़म का कहना है कि जी हम रिफॉर्म चाहते हैं, इसलिए हम ये तरमीम ला रहे हैं, वरना हम हुकूमत में हैं, हम सीक्रेट भी हुआ तो हम ज़्यादा सीटें ले जाएंगे और फिर अपोजिशन रोएगी। आप बाद में भी आप लोग ही गिला कर रहे होंगे, तो क्यों नहीं मान जाते? रिफॉर्म होने जा रहा है, होने दीजिए। देखिए शाहजेब, काश के ये रिफॉर्म हो रहा होता। जैसे मैं मुसलसल कहता रहा हूँ कि ये रिफॉर्म नहीं है, ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान पैकेज है। असल में इमरान खान साहब अपने कुछ दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं जिनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी में मज़ामत है। देखिए उनके तमाम बयानात देखें, उसमें कितने तजादात हैं। ये जो वीडियो रिलीज की गई है, पैसा लेने वाले पीटीआई के, पैसा देने वाले पीटीआई के, वीडियो बनाने वाले पीटीआई के और वीडियो रिलीज करने वाले पीटीआई के, खास उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला टेकअप हो रहा है, इसकी टाइमिंग देखिए। एक इन्होंने ऑर्डिनेंस किया जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना था, एक ये वीडियो जारी की जब 2 साल से 2.5 साल से इनके पास थी, पहले क्यों नहीं आई, एन उस वक्त क्यों आई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मसला टेकअप किया हुआ है। अगेन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को। और उनके बयानात देखें कितना तजाद है। एक तरफ 2018 में फरमा रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है और एक एक को मैं दिखा दूंगा, ये नोट गिन रहे हैं, और आज ये फरमाते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये वीडियो है, मैंने पहली दफा देखी है। फिर उसी सांस के अंदर जहां ये कहते हैं कि मैं शफाफियत लाना चाहता हूं, ये हॉर्स ट्रेडिंग की धमकी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर इन्होंने नहीं माना तो हम इनसे ज्यादा सीटें निकाल लेंगे। उसी तरह जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस था, उसमें इन्होंने 14 सेनेटर को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए तब्दील किया। अगर ये इतने शफाफ हैं तो उन 14 सेनेटर्स के नाम तो बताएं कि जिनसे इन्होंने वोट हासिल किए थे चेयरमैन सेनेट के हमायत के अंदर, फिर हम मानेंगे कि वाकई ये दिल से। वैसे मगर इसमें 2 सवाल हैं। अगर इन्होंने जिस तरह चेयरमैन सेनेट के तहरीक अदम एतमाद में किया था, अगर ये वो करने की सलाहियत रखते हैं और उसके बावजूद सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं मान जाते? और दूसरा, वो नाम बताएं तो आप भी तो बताएं। आप लोगों ने भी तो कहा था कि तहकीकात करके उनके नाम सामने लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। इसकी वजह यह है शाहजेब, देखिए जहां ये मसला इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उतना ही अहम यह है कि हम इस बात को माने कि ये आइन का एक आर्टिकल है जिसको तब्दील करना सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग से या किसी के ऑर्डिनेंस से मुमकिन नहीं है। जो आइन की हुर्मत है उसे बरकरार रहना चाहिए और आइन के अंदर तब्दीली आइन की तरमीम के जरिए हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है, आप देखिए ना, हुकूमत ने खुद कौमी असम्बली के अंदर आइनी तरमीमी बिल पेश किया, फिर वजीर खारजा साहब ये फरमाते हैं चूंकि 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं हो सकी तो हमने ऑर्डिनेंस ले आए। भाई ये तो एक मजाक है। कल को आप कहेंगे हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं हो सकी, हमने ऑर्डिनेंस के जरिए 18वीं तरमीम रोल बैक कर दी है। तो लिहाजा ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, मगर ऐसी बात है कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज है ना हुकूमत की। अगर अदालत कहती है कि आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए हो सकता है, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की रिप्लेसमेंट ऑर्डिनेंस है, और वो ऑर्डिनेंस इसलिए लेके आए इलेक्शन स्केड्यूल के अनाउंस होने से पहले, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन रूल्स में तब्दीली नहीं हो सकती थी। पार्लियामेंट में इसलिए लेके गए कि क्या पता अदालत ये कह दे कि जी आईनी तरमीम से हो सकता है, तो आईनी तरमीम कर लेते और वो फिर मौसर ना रहती वो जो पटिशन है हुकूमत की अदालत के पास। तो हुकूमत ने मल्टीपल स्ट्रेटजीज अपनाई क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे थे। हालांकि 2015 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि सेनेट का तकद्दुस बरकरार रखना और उसमें इजाफा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाज़ अफराद किसी पार्टी से ताल्लुक के बगैर पैसे के जोर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसको इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बनाने में हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 22वीं तरमीम की बात होती है और यह वजीर आजम ने बात की है पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी, शफकत महमूद और शेरी मजारी थे। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे। 22वीं आइनी तरमीम की बात होती है, पीटीआई साथ देने की बात करती है, जो कि आज इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया। पीपल्स पार्टी रिपोर्ट नहीं मानी और JUIF नहीं मानी, तो आप लोग उस वक्त भी नहीं कर सके थे ये काम।
देखिए, मैं आपको फिर रिपीट करूंगा जो कि पहले भी हम बता चुके हैं कि एक असूली बात है, उसके ऊपर शायद कोई इख्तलाफ ना करे, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत की यह कोशिश होती है कि ये हर चीज को पीसमील ले, जो चीज उसे सूट करती है वो तो कहती है कर लीजिए, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जो चीजें ऑपोजिशन चाहती हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर इस्लाहात लाई जाएं, उनको वो कारपेट के अंदर रख रहे हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज लाएंगे उसके ऊपर हम बैठ के इत्तफाक कर सकते हैं, लेकिन अगर हुकूमत जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को नजरअंदाज करे और सिर्फ चूंकि वो दबाव में अपने अरकान के वो एक सेनेट के अंदर एक खास तरमीम लाना चाहती है, तो उसके लिए हम तैयार नहीं कि हम एट द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म करें, क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में इलेक्शन की शफाफियत है, जिसको 2018 में हमने देखा कि कितना मशकूक किया गया, कितना उसमें ब्लेटेंटली रिग किया गया। अगर वो इलेक्शन का निजाम ठीक नहीं होता और आप सिर्फ एक चीज जो पीटीआई को सूट करती है वो अमेंड कर लेते हैं, तो वो मकसद हासिल नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं, बात अगर आपने करना होता तो 18वीं तरमीम में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी और इस बात का वादा आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कर चुके थे, मगर 18वीं तरमीम में भी ये काम नहीं किया गया। फिर वजीर आजम नवाज शरीफ उस वक्त 2015 में कहते हैं पीटीआई इंडोर्स करती है, फिर भी आप नहीं कर पाए। 2018 की जो फुटेज है जिसमें आपने पैसे लेने और देने वालों की बात की, उसमें बेनिफिशियरी की भी बात कीजिए। 6 से 7 एमपीएस के साथ पीपल्स पार्टी 2 सेनेटर्स मुंतखब करा गई थी, तो बेनिफिशियरी थे वो उस वक्त। देखिए, इसलिए कि इसके अंदर एक कंसेंसस मौजूद नहीं है, चूंकि जो सीक्रेसी ऑफ वोट है इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। जब आप इसको मुकम्मल ओपन करते हैं तो बाज लोगों के ख्याल में फिर जो ताकतवर अनासर हैं उनके लिए मुमकिन होता है कि वो हर वोट को अपनी मर्जी के मुताबिक कास्ट कराएं, और जो एक प्रोप्राइटरी है उसकी या एक खास उसकी प्राइवेसी है वोट की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फिर आप अगर यूनियन काउंसिल और पोलिंग स्टेशन पे भी वोट ओपन करेंगे तो हर जागीरदार वडेरा अपनी मर्जी से वोट डलवाएगा। अगर कुछ जगह पे ये होता है उन लोगों के ख्याल में कि अगर ट्रैफिक के वायलेशन कुछ लोग करते हैं और एक्सीडेंट होते हैं तो आप गाड़ियां चलाने पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप उसकी इस्लाह करें कि आप स्पीड लिमिट कंट्रोल करें। तो अगर आपकी एक जमात के अंदर ये पाई जाती है इल्लत कि उसके लोग अपने वोट बेचते हैं, चूंकि हमने तो ऐसी सूरत हाल पीटीआई के हवाले से अब सबूत देखा है कि वो आई है, तो इसके लिए एक ओवरऑल ब्रॉडर कंसेंसस जरूरी है। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि चूंकि सिर्फ इमरान खान साहब को अपने दोस्त सेनेट में डालने हैं, उनकी अपनी पार्टी उसका साथ नहीं दे रही, तो उनके पास 2 झंडे हैं, एक होता है हसूल मफाद का और एक होता है असूल का। इमरान साहब का यह वतीरा है कि जब उनके मफादात खुलते हैं तो असूल बगल में डाल लेते हैं, और जब उनके मफादात नहीं मिल रहे होते तो वो अपने असूल का झंडा पकड़ के रिफॉर्मर बन के खड़े हो जाते हैं। ये 2 अमली हम नहीं कबूल करेंगे। ऐसा मगर फिर अगर आपके फिर कम सेनेटर मुंतखब हो गए क्योंकि वो हुकूमत में है, खैर खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में भी हुकूमत में थे, उसके बावजूद सेटबैक हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई की थी, मगर इस दफ़ा अगर ऐसा हो गया तो फिर आप लोग गिला कर रहे होंगे कि जी हुकूमत ने फिर हमारे एमपीएस को ब्लैकमेल किया या पैसे चला दिए। जी देखिए, अगर ऐसा हुआ तो ये बात तो अब इकबाली जुर्म आ चुका है ना इमरान खान साहब का, कि अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इनके सेनेटर कम कर लेंगे और अपने सेनेटर ज्यादा जितवा लेंगे। वो तो अब इस बात का कन्फेशन कर चुके हैं कि वो तुले हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर, एंड लेट इट बी, तो ताकि लोगों को पता चला जाएगा कि ये साहब जो कहते थे कि मैं शफाफियत लाना चाहता हूं, जिस तरह चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, ये आज भी नो कॉन्फ्रेंस उसी तरह नो कॉन्फ्रेंस की तरह हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। तो व्हाट ही इज स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीडियंसी, नॉट आउट ऑफ कमिटमेंट। किसी प्रिंसिपल के ऊपर नहीं वो बात कर रहे हैं, वो अपनी सहूलत के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने दोस्तों को हुकूमत में सेनेट में डालना चाहते हैं। ऐसा बात साहब, कोई भी जो रिफॉर्म होता है उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अगर फायदा हो रहा हो तो आप इन प्रिंसिपल करते हैं रिफॉर्म कि जी आगे जाके इसका मुल्क को कौम को फायदा होगा। जैसे नैब की जब आप तरामीम की बात करते हैं तो हुकूमत कहती है जी अपोजिशन को फायदा होगा, मगर आपका बयानिया आएगा जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है नैब की वजह से, इसकी तरामीम करें वरना आगे जाके आप भी फंसेंगे। तो इसी तरीके से ये जो मामला है इसमें अगर इस वक्त फायदा तहरीक इंसाफ को आपके ख्याल में हो रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में तो एक शफाफ निज़ाम बनेगा तो आप हुकूमत को सपोर्ट कर देते हैं। जी
लेकिन शाहजेब, इस निज़ाम के अंदर सिर्फ सेनेट का इलेक्शन एक उनसर नहीं है। जो आइन के अंदर तरमीम की 2/3 अक्सरियत की बात रखी गई है, वो इसलिए रखी गई है कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो, और ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस करने के लिए आपको ब्रॉड बेस्ड जो एजेंडाज हैं, जो सब लोगों के हो सकते हैं, उनके दरमियान एक कॉमन ग्राउंड बनानी पड़ती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हुकूमत अगर नहीं चाहती कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए हम इलेक्शन के निज़ाम को, जो कौमी इलेक्शन है, जो आम इंतखाब है, उसको शफाफ बनाए, तो उसे नज़रअंदाज करेगी। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट के जरिए अपने सेनेट के पैकेज को लाएगी तो वो मजबूर होगी कि ऑपोजिशन के साथ बैठ के उस ब्रॉडर कंसेंसस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर भी कंसेंसस करे। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मामला ये अभी तक कानूनी है या बहुत ज़्यादा सियासी हो गया है? हमारे साथ माहिर आईन कानून और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मौजूद हैं, रशीद रिजवी साहब। रशीद रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। रशीद साहब, ज़ाहिर है अदालत में मामला है, अपोजिशन जमातें भी बयानात दे रही हैं, हुकूमत भी बयानात दे रही है। आपके ख्याल में अभी भी आईनी और कानूनी मामला है जिसकी अदालत तशरीह कर देगी तो मामला ख़त्म हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा सियासी मामला है ये? नहीं, ये मसला पॉलिटिकल था, इसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिया। अब ये चाहते तो 2.5-3 साल में पहले ही इस चीज़ को 2018 के इलेक्शन के बाद जो उन्होंने देखा जो कुछ हुआ है, उसके बाद ही ये इसकी काम, इस पर होमवर्क शुरू करते, काम शुरू करते, इनसे डिबेट करते, इस पर सेटलमेंट करते। जो उन्होंने दूसरा प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बाउंड होगा सदर पार्टी के चीफ को बैलेट पेपर दिखाने का, तो ये पहला वक्त होगा पाकिस्तान की तारीख में, क्या दुनिया की तारीख में, कि बैलेट पेपर पे आप नाम भी शाया करेंगे, फिर उस पर वो भी लिखा जाएगा कि किसका। वरना बैलेट पेपर पे तो सीरियल नंबर भी नहीं आता, जो काउंटर फॉइल होता है उस पर सीरियल नंबर होता है, बैलेट पेपर पे सीरियल नंबर नहीं होता उसका, ताकि ये कभी लीक ना हो सके कि किसका बैलेट पेपर पे किसने साइन किया था और कौन वोट डाल रहा है। तो ये तो एक नई चीज़ हो जाएगी कि अगर वो बैलेट पेपर भी दिखाने शुरू कर दिए गए तो इसका मतलब है कि नए सिरे से बैलेट पेपर भी शाया होंगे, उसमें सबों के नाम होंगे या सीरियल नंबर होंगे काउंटर फॉइल के साथ। इसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, वो अगर बता देती है तो बाद में भी, मगर अब पार्टियां कह रही हैं ऑर्डिनेंस चैलेंज करेंगे, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के साथ सुलझ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये मामला उलझा रहेगा कि कहीं कुछ चैलेंज ना हो जाए, कहीं मामला आगे जाके ख़राब ना हो जाए। ऑर्डिनेंस भी चैलेंज अब, लेकिन ये सारा सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स पे जाएगा शाहजेब साहब कि ये स्कोप कितना वो वाइड करते हैं। रेफरेंस में तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, 226 का इंटरप्रिटेशन की हद तक है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में और भी मसले इसके साथ साथ लिंक होते जा रहे हैं, पार्टियां भी बनती जा रही हैं। उसमें मैंने सुना कि सियासी पार्टियां भी आज अप्रोच कर रही थी। तो अब ये मसला बहुत डिटेल में जजमेंट आएगी, इनका शॉर्ट ऑर्डर भी काफ़ी डिटेल होगा, उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर रिव्यू का एक प्रोसेस होता है, आप उससे भी पार्टी को जो है एग्रीड पार्टी को रोक नहीं सकते रिव्यू फाइल करने से। उन्हें भी 30 दिन के अंदर रिव्यू फाइल करना, और रिव्यू फाइल में फिर भी 2-4-5 महीने लगेंगे। तो इन्होंने बड़ा लेट एक्शन किया है, बहुत लेट एक्शन किया है। इन्हें ये 6 महीने पहले, 8 महीने पहले शुरू कर देना था ये प्रोसेस। साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर जो सदारती रेफरेंस है उसके हक में भी सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे और फिर उसके तहत ओपन बैलेटिंग के जरिए इलेक्शन हो भी जाए, उसके बावजूद जो सेनेटर्स होंगे उनके ऊपर एक तलवार लटकी रहेगी कि चैलेंज हुआ है मामला, कहीं कलअदम ना हो जाए। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम इशू पे बात करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वफाकी मुलाजमीन सख्त एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत भी मुज़ाकरात के कई राउंड्स के बाद सख्ती से निमट रही है। जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये मुलाजमीन के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हुआ है, जो हमेशा पुरअमन एहतजाज की हामी रही है। हुकूमत तनख्वाहें बढ़ाने पर राज़ी है, मगर सरकारी मुलाजमीन ज़्यादा इजाफा चाहते हैं और इस वक्त हुकूमत और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं।
तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ वफाकी महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन के ग्रेड तो बराबर हैं, मगर तनख्वाहें बराबर नहीं हैं और साथ ही पिछले 3 साल से उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है। महंगाई अपनी जगह पर मुसलसल बढ़ रही है। कई महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत कम हैं और दीगर मुलाजमीन की बहुत ज़्यादा हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के जिन मुलाजमीन की तनख्वाहें कम हैं वो कई माह से एहतजाज कर रहे हैं। तकरीबन 5 माह से हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी जारी थे, मगर जब बात ना बनी तो सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद की सड़कों पर निकल आए। वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान पर मुश्तमिल वज़रा की कमेटी ने दोबारा बातचीत की और ऐलान किया कि जिन 3,70,000 से ज़ायद मुलाजमीन की तनख्वाहें दीगर मुलाजमीन की निस्बत 60% तक कम हैं, उनकी तनख्वाहों में 40% तक इजाफा किया जाएगा, जो बुनियादी तनख्वाह का 25% बनता है। लेकिन मुलाजमीन का मुतालबा है कि ना सिर्फ तनख्वाहें मजीद बढ़ाई जाएं, बल्कि इसमें ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान और सूबाई मुलाजमीन को भी शामिल किया जाए। हुकूमत ये बात मानने से फ़िलहाल इनकार कर रही है और इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं। एक अजीब बात है कि मुख्तलिफ इदारों के, सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें दूसरे सरकारी मुलाजमीन से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ये मामला मुसलसल ख़राब हो रहा है और महंगाई बढ़ने की वजह से इस वक्त मुलाजमीन को और तकलीफ़ है। आज परवेज़ खट्टक साहब ने इस हवाले से क्या कहा, जरा देखिए। हमने कैलकुलेशन की कि सारे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनका डिफरेंस जो है वो 60% हैं उन लोगों से जो इनसे तनख्वाहें ज़्यादा। हमने कहा कि आपको हम एवरेज जो है डिफरेंस 60%, उसका 40% अलाउंस हम गवर्नमेंट देने को तैयार है। लेकिन इनका डिमांड था कि नहीं, हमें इससे बहुत ज़्यादा, जो बेसिक पे है वो तकरीबन उसका 25% बनता है, तो इनका डिमांड है कि बेसिक पे पे 40%। तो उस पर बात जाकर ठहर गई है। हम स्पेशल अलाउंस की शक्ल में हम इनको देना चाहते थे ताकि जून तक ये अलाउंस इनको मिल जाए और उसके बाद पे कमीशन बैठी हुई है, उन्होंने फिर एक मुल्क के लिए एक फ़ैसला करना है, तो वो इंशाल्लाह बजट तक वो आ जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का भी ये कहना है कि बुनियादी तनख्वाह में इजाफे से पेंशन का बोझ भी अरबों रुपए बढ़ जाएगा। उन्होंने मुलाजमीन को खबरदार भी किया कि वो सियासी जमातों की बातों में ना आए। हमारे साथ उनका मामला तय है 1 से 16 का, और यकीनन अब ये बात वाजे हो गई है कि अफसर इनके पीछे थे। अच्छी बात है, उनका भी हक है, उनकी भी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। नंबर 2, हमने ये कहा कि एवरेज इनका डिफरेंस है, हाईएस्ट सैलरी की जो 22 अदारे हैं उनसे 60% का, इसमें 40% देते हैं और 40% का मतलब है कि 24 की बजाय 25% देते हैं। नंबर 3, सूबों को कहने के लिए तैयार हैं कि इनकी बात सुने। अगर ज़रूरत पड़ी मैं और परवेज़ खट्टक और अली मोहम्मद इनके साथ प्रोविंस में जाने के लिए भी तैयार। 42 से 62 अरब रुपए तक का डिफरेंस है। एक में 42 बनता है, दूसरे में 62 बनता है। और अगर ये इंक्रीमेंट में उनकी बेसिक सैलरी में जो वो डिमांड करते हैं, फिर पेंशन में कई अरबों हार रुपए का फ़र्क पड़ता है। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में फ़र्क दूर करने का काम हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमीशन को सौंप रखा है। गुज़िश्ता साल 15 अक्टूबर को हुकूमत ने वाजिद राना की जगह साबिक वफाकी सेक्रेटरी नरगिस सेठी को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया और 19 नवंबर को उसके अरकान की तादाद 18 से बढ़ाकर 25 हो गई। 25 नवंबर 2020 को द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक कमीशन को यह काम सौंपा गया है कि वो तनख्वाहों और पेंशन में मौजूद फ़र्क की निशानदही करे और इसे दूर करने के इकदाम तजवीज़ करे। खबर के मुताबिक फ़र्क कुछ इस तरह का है कि एक वफाकी सेक्रेटरी कम अज़ कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तैनात खुद से जूनियर सूबाई सेक्रेटरी से कम तनख्वाह वसूल करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी दीगर हम मनसब मुलाजमीन से तकरीबन 3 गुना तक ज़्यादा हैं। नैब, FIA, FBR और कुछ दीगर सूबाई महकमों के अफसरान की तनख्वाहों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया जा चुका है। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पे एंड पेंशन कमीशन को इस पूरे निज़ाम का मुताला करके ग्रेड 1 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में हम आहंगी पैदा करने का टास्क दिया है। यही मामला आज इतना बढ़ा कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कें मैदान जंग बन गईं। गुज़िश्ता रोज़ सरकारी मुलाजमीन और वफाकी वज़रा के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे, जिसके बाद आज मुलाजमीन ने पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश की तो पुलिस ने मुलाजमीन पर धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने डी चौक में लगाए गए कंटेनर्स उबूर करके पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने की कोशिश की तो पुलिस ने शदीद शेलिंग की। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक जारी रहा। झड़पों के बाईस शाराए दस्तूर पूरा दिन मैदान जंग बनी रही, जबकि पुलिस की शेलिंग से
मुतादिद मुलाजमीन बेहोश हो गए और मुतादिद को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और फिर एक और राउंड मुज़ाकरात का हो रहा है। अहमद सुबान इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ डी चौक पर मौजूद है। अहमद सुबान, बहुत शुक्रिया। अहमद सुबान, क्या कोई नरमी मौक़िफ़ में आई है मुलाजमीन के? इस वक्त दोबारा भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, और साथ में ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो और मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हों और शेलिंग हो जाए, क्या एग्जैक्टली हुआ जिसकी वजह से पुलिस का ये रवैया था और ये कुछ उन्होंने मुजाहिरीन के साथ किया? शाहजेब साहब, तकरीबन मुल्क भर के 2,96,000 ऐसे मुलाजमीन हैं कि जिनकी पे दीगर जो 11 लाख के करीब मुलाजमीन हैं सरकारी, उनसे 105% की कमी है इनकी तनख्वाहों में, जिसके वक्त हवाले से 6 अक्टूबर 2020 को भी यही सरकारी मुलाजमीन इसी मुतालबे के साथ यहीं इस्लामाबाद के डी चौक और फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने दिन भर सरापा एहतजाज रहे थे। और उसके बाद ये डेवलपमेंट हुई, कोई कमेटी तश्कील दी गई और फिर मुज़ाकरात होते रहे। अब क्योंकि मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम होते रहे, तो गुज़िश्ता परसों जो कि मुज़ाकरात का एक आखिरी दौर था, उसमें यह तय पाया कि 40% का रेस दिया जाएगा। लेकिन कल जब काबीना की मीटिंग हुई मंगल के रोज़, तो उसमें 25% तक पे 24% तक पर बात आई, और वो बात भी 1 से 16वें ग्रेड तक पे आ गई। 17 से ग्रेड 22 को फिर नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद आज की जो मुल्क भर से तमाम तर सरकारी मुलाजमीन जो कि 2,96,000 मुलाजमीन को नुमाइंदगी करते हुए इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंचे, यहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं। और आज जिस तरह से जो पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट है, वहाँ के जो 14,000 मुलाजमीन हैं जिनका ये मुतालबा है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, आज उनने सुबह दफातर के जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद कर दिया, गेट्स को ताले लगा दिए गए, जिसके बाद वो तमाम अफसरान और वज़रा या दीगर सरकारी मुलाजिम जो कि उस वक्त तक पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट नहीं पहुँचे थे, उन्हें भी दफ्तर में जाने से रोक दिया गया। इस पर मामला ख़राब होना शुरू हुआ। पुलिस ने कोशिश की, इंतज़ामिया ने कोशिश की कि उन मुजाहिरीन को हटाया जाए और दरवाजे खोले जाएं, लेकिन मुजाहिरीन इसी बात पर बज़िद थे कि जब तक तनख्वाहों में रेज़ नहीं दिया जाता यह एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। इसके साथ साथ दीगर जो मुल्क भर से आने वाले इस्लामाबाद में काफ़िले थे वो पहुँचना शुरू हुए, पहले नेशनल प्रेस क्लब और उसके बाद फिर डी चौक पर। इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद डी चौक पर मौजूद है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी तादाद हमें बताया जा रहा है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया के हुकाम भी शामिल हैं, और तस्वीरें और फुटेजेस भी दिखा रही हैं कि जो मोटरवे चौक है इस्लामाबाद का 26 नंबर चुंगी, वहाँ पर तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर की तवील कतारें, या शायद आप उससे भी कई किलोमीटर का इजाफा हो चुका होगा कि वहाँ पर भी सरकारी मुलाजमीन एहतजाजी धरना दिए बैठे। और इस्लामाबाद में जो मोटरवे से आने वाला रास्ता है, चाहे वो KPK से हो या KPK और जो गिलगित बल्तिस्तान नॉर्थ से आने वाला तमाम तर जो दाखिली और खारजी रास्ता है, वो मुकम्मल तौर पर कई घंटे से जाम है, वहाँ पर ट्रैफिक बहुत शुक्रिया। देखते हैं, अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं। हमें अली मोहम्मद साहब वफाकी वज़ीर ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन करना था, मगर वो इस वक्त मुज़ाकरात में मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और यहाँ पर बात करेंगे। 28 जनवरी को खबर शाया हुई कि वज़ीर आज़म ने हर रुकने असेंबली को 50 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड देने का फैसला कर लिया है। फिर 1 फरवरी को इस खबर पर डॉन अखबार ने एडिटोरियल लिखा। इस खबर पर टॉक शोज हुए, बहस हुई। अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि सेनेट इलेक्शन से पहले MPS को खरीदने के लिए हुकूमत ने तरक्याती फंड का इजरा किया है। फिर 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस खबर की बुनियाद पर हुकूमत से जवाब तलब किया, मगर किसी हुकूमती शख्सियत ने इस खबर की तरदीद नहीं की। और आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खबर की तरदीद कर दी, मगर अदालत ने अटॉर्नी जनरल को वज़ीर आज़म के दस्तखत के साथ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज इस केस की समाअत की और वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि अरकान असेंबली की तरक्याती स्कीमों पर अमल आइन से मशरूत है। वज़ीर आज़म को मालूम है कि सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और किसी रुकने असेंबली को पैसा नहीं दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का खत किसने ड्राफ्ट किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि यह वकील और मौक्किल का आपस का मामला है। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा कि खत की अंग्रेजी दुरुस्त नहीं है, खत में अदालती सवालात के जवाबात नहीं दिए गए हैं। लगता है वज़ीर आज़म ने अदालती फैसला ठीक से नहीं पढ़ा। वज़ीर आज़म ने शायद फंड्स देने के लिए दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश की है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म की अरकान असेंबली को फंड देने की खबर दुरुस्त नहीं है। इस पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने कहा
कि हर रोज़ वजारत इत्तलात से मालूमात की भरमार होती है। अखबार में जो खबर शाया हुई है अगर वो गलत है तो वजारत इत्तलात या वज़ीर आज़म ने अब तक इस खबर की तरदीद क्यों नहीं की? सारे मीडिया ने खबर चला दी और वज़ीर आज़म खामोश हैं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि वज़ीर आज़म हर खबर की तरदीद करने लग गए तो कोई और काम नहीं कर सकेंगे। इस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि वज़ीर आज़म या अपनी बात पर कायम रहें या कह दें उनसे गलती हो गई। वज़ीर आज़म अपने सेक्रेटरी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वज़ीर आज़म से ज़ाती तौर पर वजाहत ला के दें। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने कहा कि सेक्रेटरी खजाना का भी जवाब आना चाहिए। वज़ीर आज़म की दस्तखत शुदा 2 टोक रिपोर्ट कल पेश करें। इस रिपोर्ट पर सेक्रेटरी खजाना के दस्तखत भी होने चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म रज़ाकाराना तौर पर दस्तखत शुदा जवाब जमा कराएंगे। हुक्मनामे में दस्तखत की शर्त तहरीर ना की जाए, मगर अदालत ने अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि हुकूमती जवाब पर वज़ीर आज़म के दस्तखत होने चाहिए। केस की मज़ीद समाअत अब कल होगी। 3 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म की तरफ से अरकान असेंबली के फंड दिए जाने की खबर का नोटिस लिया था तो उस वक्त सवाल उठाया था कि वज़ीर आज़म का सवाबदीदी फंड सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है। दिसंबर 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने अपने फैसले में लिखा था कि आइन वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के सवाबदीद पर अरकान असेंबली को फंड जारी करने की इजाज़त नहीं देता। अगर वज़ीर आज़म या किसी भी सूबे का वज़ीर आला सवाबदीदी फंड जारी करता है तो गैर कानूनी और गैर आइनी है। हुकूमत इस तरह के फंड्स के इजरा के लिए कोई तरीक़ाकार इख्तियार करने की पाबंद है। मगर 28 जनवरी को यह खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान असेंबली को तरक्याती फंड्स देने का ऐलान किया है। 50 करोड़ रुपए हर अरकान असेंबली को दिए जाएंगे, जिस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हुकूमत अब इस खबर को गलत कह रही है। इस हवाले से कल अहम समाअत होगी। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज एक अहम और तारीखी फैसला सामने आया है, जिसमें अदालत ने ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान नामी तंजीम ने 3 ज़हनी तौर पर बीमार मुजरिमान इमदाद अली, कनीज़ा बीबी और गुलाम अब्बास की सजाए मौत पर अमल दरामद रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 5 रुकनी बेंच ने जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की सरबराही में फैसला सुनाया और फैसले के मुताबिक इमदाद अली और कनीज़ा बीबी की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया जाता है। दोनों मुजरिमों को पंजाब के ज़हनी अमराज के अस्पताल में मुंतकिल किया जाए, जबकि मुजरिम गुलाम अब्बास की सजाए मौत के खिलाफ अपील सदर मुमलिकत को दोबारा भेजी जाए। तवक्को है कि सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रहम की अपील पर फैसला करेंगे। फैसले में कहा गया है कि किसी भी शख्स की जिस्मानी सेहत की तरह ज़हनी सेहत भी इंतहाई अहम है। बदकिस्मती से उसे वो तवज्जो या अहमियत नहीं दी जाती जो मिलनी चाहिए। चंद गलत फहमियों की वजह से ज़हनी अमराज के असरात को नज़रअंदाज किया जाता है और इससे जन्म लेने वाली कमज़ोरी और माजूरी को मुनासिब तवज्जो नहीं दी जाती। फैसले के मुताबिक वफाकी और तमाम सूबाई हुकूमतें फैसले की रोशनी में मुतालिका कवानीन में और जेल रूल्स में भी ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों से मुताल्लिक तरामीम करें। अदालत ने मजीद हुक्म दिया कि वफाक और सूबे ज़हनी तौर पर बीमार कैदियों के लिए फौरी तौर पर बेहतरीन फॉरेंसिक हेल्थ सहूलियात शुरू करें। जेल हुक्काम, समाजी वर्कर्स, पुलिस और माहिर नफ्सियात के तरबियती प्रोग्राम्स शुरू करें। सूबाई और वफाकी जुडिशल अकेडमीज़ में जजेस, वकला और प्रोसिक्यूटर्स को जहनी बीमारियों के हवाले से कोर्सेज कराए जाएं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें जहनी अमराज में मुब्तला मुल्जिमान की भी जाँच के लिए मेडिकल बोर्ड्स बनाएं और जो सजाए मौत के मुजरिमान की जहनी सलाहियत का जायज़ा लें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जहनी बीमारियों में मुब्तला अफराद को सजाए मौत ना मिले। जिन दरख्वास्तों पर अदालत ने फैसला दिया है ये अपीलें कनीज़ा बीबी, इमदाद अली और गुलाम अब्बास की जानिब से दायर की गई थी। कनीज़ा बीबी पिछले 30 साल से कैद में है। उन्हें 1991 में सजाए मौत सुनाई गई थी। इमदाद अली 19 साल से कैद में है। 2002 में सजाए मौत सुनाई गई थी। तीसरे मुजरिम गुलाम अब्बास 14 साल से कैद में है। उन्हें 2006 में सजाए मौत सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड तीनों कैदियों की जांच कर चुका है, जिसमें इन तीनों में जहनी बीमारी की मुख्तलिफ अक़साम की तस्दीक हुई और पाकिस्तान जस्टिस प्रोजेक्ट तंजीम ने जहनी तौर पर बीमार मुजरिमों की सजाए मौत को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला सामने आया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।